तो हेलो एवरीवन, मैं हूं लकी सिंह और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वेब टेक्निकल, जिसमें आई वुड मेक सम टेक वीडियोस फॉर यू। आज हम देखेंगे आपको एक न्यू स्मार्टफोन लेने से पहले किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि एक अच्छा डिस्प्ले किसे कह सकते हैं, एमोलेड, ओलेड, एलसीडी, और आपको इनमें से कौन सा लेना चाहिए। और 200 मेगापिक्सल वाले कैमरा फ़ोन्स ले, 50 मेगापिक्सल वाले कैमरा फ़ोन्स आपके लिए काफ़ी होंगे। और आपने ये भी देखा होगा कि आजकल के 10-15 हज़ार के फ़ोन्स में आपको 8 GB रैम, 12 GB रैम, 6+6 या 6+4 के जैसे टाइप्स के आपको रैम मिल जाएंगे। वही 50-60 हज़ार के फ़ोन्स भी आपको 8 GB रैम, 12 GB रैम दे रहे। तो आपको ये तो ज़रूरी लग रहा होगा कि 10-12 हज़ार के फ़ोन्स भी 8 GB रैम प्रोवाइड, और वहीं 40-50 हज़ार के फ़ोन्स भी 8 GB रैम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इन दोनों फ़ोन में क्या डिफरेंस होगा? कुछ तो झोल मोल है, देखा जाए तो झोल मोल तो है जो आपको बताया नहीं जा रहा, बट टेंशन नॉट, मैं हूं ना, मैं आज आपको स्मार्टफोन का एक्सपर्ट बना दूंगा। तो आर यू रेडी? लेट्स स्टार्ट। जैसे आपको पता ही होगा आज मार्केट में कितने टाइप्स के डिस्प्ले आ चुके हैं, लाइक एमोलेड, ओलेड, पी ओलेड, एलसीडी एंड मेनी मोर। पर आपको इनमें से कौन सा डिस्प्ले लेना चाहिए? देखिए, अगर आपका बजट 8 से 10 हज़ार के बीच है तो आपको नॉर्मली इस प्राइस रेंज में एलसीडी डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। 8-10 हज़ार सुन के ये मत सोचना है कि एलसीडी डिस्प्ले खराब होती है। आपको शायद पता नहीं, आईफोन एक्स, आईफोन 11, इन सारे फ़ोन्स में एलसीडी डिस्प्ले का इस्तेमाल किया गया है। आप सोच रहे होंगे कहाँ ये आईफोन्स और कहाँ ये सस्ते 8-10 हज़ार के फ़ोन्स, सेम वही डिस्प्ले हो ही नहीं सकता। बट जानकारी के लिए आपको बता दो, टेक में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान की वैल्यू समय के साथ कम होती रहती। जैसे कि स्नैपड्रैगन 8 कहाँ 1 लाख के फ़ोन तक में आते थे, और अभी स्नैपड्रैगन 8 के प्रोसेसर 40-50 हज़ार के फ़ोन से मिल सकते। बट यहीं आप 15 हज़ार के ऊपर जाएंगे तो एमोलेड, ओलेड डिस्प्ले आपको आराम से देखने को मिल जाएंगे। तो आप इन फ़ोन्स को आराम से खरीद सकते हो। आपको एक बात बता दूँ, ये एमोलेड, ओलेड, पी ओलेड सारे डिस्प्ले सेम ही होते हैं, आपको इनमें बहुत कम डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो अभी आपको एक स्मार्टफोन लेना है तो आप एलसीडी को छोड़ के एमोलेड, ओलेड, पी ओलेड इनमें से कोई भी डिस्प्ले वाले फ़ोन्स आप ले सकते हो बेझिझक को। और एक इम्पॉर्टेंट बात ध्यान में रखनी है कि डिस्प्ले कितने हर्ट्ज़ की है और डिस्प्ले में कितनी नीट्स की पीक ब्राइटनेस है। देखा जाए तो अभी के हिसाब से अगर आपको एक स्मार्टफोन लेना है तो कम से कम 90 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले तो उसमें होना ही चाहिए। उसके ऊपर आप 120 हर्ट्ज़, 144 हर्ट्ज़ कितनी भी ले सकते हो, बट 90 हर्ट्ज़ से नीचे नहीं होना चाहिए। और ब्राइटनेस की बात करें तो कम से कम आपको 950 नीट्स की तो पीक ब्राइटनेस होनी चाहिए, इससे ऊपर आप कितने भी ले सकते हो। तो ओवरऑल डिस्प्ले 90 हर्ट्ज़ का एमोलेड डिस्प्ले होना ही चाहिए और कम से कम 950 नीट्स की पीक ब्राइटनेस तो होनी ही चाहिए। तो ऑल राइट, आजकल कैमराज में बहुत ज़्यादा ही झोलमाल किया जा रहा है, बताता हूँ क्यों। पहले के फ़ोन्स में आपने देखा होगा कि कैमरा नॉर्मली 20 से 25 मेगापिक्सल के होते थे, और इतने कम मेगापिक्सल होने के बावजूद वो काफ़ी अच्छी फ़ोटोज़ निकाल लेते थे। बट अभी के फ़ोन्स में 108 मेगापिक्सल, 200 मेगापिक्सल सारे ही ब्रांड सेंचुरी बनाने में लगे पड़े हैं। बट एप्पल और पिक्सल जैसे फ़ोन्स के 12 मेगापिक्सल, इनके 108 मेगापिक्सल, 200 मेगापिक्सल के कैमरा को आसानी से बीट कर देते हैं। तो क्या फ़ायदा इतने मेगापिक्सल देने का? देखिए, सबसे पहले आपको मेगापिक्सल्स को देख के कंफ्यूज नहीं होना है। मेगापिक्सल इंपॉर्टेंट होते हैं, पर सबसे इंपॉर्टेंट होता है सेंसर। कैमरा में कौन सा सेंसर का यूज़ किया गया है। सबसे अच्छे सोनी के सेंसर्स होते हैं, जैसे सोनी के IMX सेंसर्स ले लीजिए। बट अभी के टाइम में अगर सेंसर एवरेज में हुआ बट उसका सॉफ्टवेयर अच्छा हुआ तो वो 200 मेगापिक्सल वाले कैमरा फ़ोन्स को आसानी से बीट कर सकता है। आप पिक्सली को देख लीजिए, उनका सेंसर एवरेज होता है बट उनका सॉफ्टवेयर नेक्स्ट लेवल का होता है, जिसकी वजह से पिक्सल्स के फोटोज़ काफ़ी अच्छे आते हैं। तो मेगापिक्सल्स को देख के कंफ्यूज नहीं होने का। 50 मेगापिक्सल, 64 मेगापिक्सल्स के कैमरास काफ़ी है। एक बात और बता दो, बिलीव इन क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। बताता हूँ क्यों। आपने बहुत सारे फ़ोन्स में 4 कैमरे, 5 कैमरे देखे होंगे, बट इतने सारे कैमरा का आपने कभी यूज़ कभी नहीं किया होगा। मुझे पता है आपने यूज़ नहीं किया होगा, क्योंकि वो कैमरा बेसिकली यूजलेस होते हैं। बताता हूँ क्यों। देखा जाए तो हमें नॉर्मली 3 कैमरास की ज़रूरत होती है। पहला प्राइमरी, जिसे हम मेन कैमरा कहते हैं। दूसरा अल्ट्रा वाइड, जिससे हम अल्ट्रा वाइड शॉट्स ले सकते हैं। और तीसरा फ्रंट में सेल्फी कैमरा। इसके अलावा वो सारे 2-2 मेगापिक्सल्स के कैमरा फालतू होते हैं। बेसिकली इनका कुछ यूज़ नहीं होता, कंपनी बस इनको कैमरास बढ़ाने के लिए दे देते हैं, बस नाम के लिए। इसीलिए बोल रहा हूँ, ज़्यादा कैमरास को देख के कन्फ्यूज़ नहीं होने का। बिलीव इन क्वालिटी नॉट पॉइंट। अब आते हैं रैम और रोम पे। मैक्सिमम लोगों को रैम के बारे में पता ही नहीं होता है कि कितना रैम हमारे लिए काफ़ी है और कौन सी टाइप की रैम हमें लेना चाहिए। अब आप पूछेंगे टाइप्स की कौन सी रैम होती है, हमें तो बस 4 GB, 6 GB, 8 GB बस यही पता था। तो आपको भी ये लगता है तो आप गलत हैं।
बताता हूँ क्यों। रैम के भी कई सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि LPDDR3X, LPDDR4X, LPDDR5X, LPDDR5F एंड मैनी मोर। आपको लग रहा होगा ये LPDDR, BBR क्या बोले जा रहा हूँ। बेसिकली बता दो तो ये रैम्स के टाइप होते हैं जो आपको इससे पहले नहीं पता था। मैं आपको इन रैम्स में फ़र्क बताता हूँ। नॉर्मली आपको 12,000 के फ़ोन से भी 8 GB रैम देखने को मिल जाएगा और वहीं 40-50 हज़ार के फ़ोन से भी आपको 8 GB रैम देखने को मिल जाएगा। अब बताता हूँ ऐसा क्यों होता है, क्योंकि 12,000 के फ़ोन्स में आपको LPDDR3X रैम टाइप मिलती है और वहीं 40-50 हज़ार के फ़ोन में आपको LPDDR5X या 5 रैम देखने को मिल जाएगी। बट इनमें डिफरेंस क्या है, टेंशन मत लीजिए, बताता हूँ। लेट्स टेक एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे एक फ़ोन में 12 GB रैम लगा हुआ है LPDDR3X टाइप का, और वहीं दूसरे फ़ोन में 4 GB रैम लगा हुआ है LPDDR5X का। अब आपको लग रहा होगा इन दोनों फ़ोन में ज़्यादा पावरफुल कौन होगा। आपको लग रहा होगा इन दोनों फ़ोन में से 12 GB रैम ज़्यादा पावरफुल होगा, बट आपको बता दो आप गलत है। 4 GB वाला रैम 12 GB वाला रैम से ज़्यादा पावरफुल होगा, क्योंकि उसमें DDR5X का लेटेस्ट रैम टाइप लगा हुआ है और वहीं 12 GB रैम वाला में LPDDR3X ओल्ड रैम टाइप लगा हुआ है, जिसकी वजह से 4 GB रैम 12 GB रैम से पावरफुल होगा। आई होप आपको कुछ समझ आ गया होगा। सस्ते फ़ोन्स में जो 12-12 GB रैम लगे होते हैं, उन्हें महंगे फ़ोन्स के 4 GB 6 GB रैम आसानी से बीट कर सकते हैं। इसीलिए नंबर्स को देख के कंफ्यूज मत होइए। आपको और एक इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ। अभी एक वर्चुअल रैम का ट्रेंड चल रहा है। सीधा बताऊँ तो ये वर्चुअल रैम कुछ काम का नहीं होता। तो ये वर्चुअल रैम पूरी तरह से रैम भी नहीं होती, ये स्टोरेज होती है जो कि रैम की तरह दिखता है। बेसिकली कंपनी स्टोरेज को रैम बना के दिखाती है, जिसकी वजह से आप कंफ्यूज हो सके। में आके आप 6+6, 6+4 दे के आप फ़ोन ले सकें। तो ओवरऑल बात यही है कि आपके फ़ोन में जो ओरिजिनल रैम है बस वही काम का है, और वर्चुअल रैम का कोई काम नहीं है, बस आपको बेवकूफ़ बनाने का छोड़ के। स्टोरेज में कुछ रैम की तरह होते हैं। स्टोरेज नॉर्मली 2 टाइप के होते हैं, पहला eMMCC और दूसरा UFS, जिसमें आपको eMMCC को बिल्कुल इग्नोर करना है। कोई भी हालत में आपको eMMCC का स्टोरेज टाइप नहीं खरीदना। आपका बजट 10 से 15 हज़ार के बीच है, तब फिर भी आपको UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप मिल जाएगा। अब आपको लग रहा होगा UFS eMMCC क्या होती है और इनमें फ़र्क क्या होता है, बताता हूँ। 64 GB की स्टोरेज टाइप UFS का और 1 TB की eMMCC स्टोरेज, और इन दोनों में से 64 GB महंगी होगी। जैसे कि आपने देखा होगा आईफोन्स में 64 GB से 128 GB जाने पर 10,000 का ह्यूज डिफरेंस आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? स्टोरेज की वजह से। आईफोन्स में UFS का लेटेस्ट स्टोरेज टाइप का इस्तेमाल किया जाता है। इसी वजह से आईफोन्स में 64 GB से 128 GB जाने पर 10,000 का ह्यूज डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। और सॉफ्टवेयर की बात करें तो आपको पता ही होगा अभी के टाइम पे हार्डवेयर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर हो चुकी है, तो क्योंकि सॉफ्टवेयर में ही AI होता है, और AI कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है ये तो आपको पता ही होगा। जैसे कि आपको पता ही होगा सारे ब्रांड्स अपने फ़ोन में AI डाले जा रहे हैं। इसीलिए अभी के टाइम पे अगर आपको एक स्मार्टफोन लेना है तो उसमें कम से कम Android 13 होना चाहिए आउट ऑफ द बॉक्स, और कम से कम 2 साल के मेजर अपडेट्स तो होने ही चाहिए। 2 साल से कम मेजर अपडेट्स वाले फ़ोन्स आपको नहीं लेना है, क्योंकि मेजर अपडेट्स में जो फीचर्स आएंगे उनको आप यूज़ कर सकते हैं। तो ऑलराइट, वीडियो करते हैं एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। इफ़ यू लाइक इट देन सब्सक्राइब। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड बी अपडेटेड।